वालेकुम बच्चों। क्या हाल चाल है बेटा? अच्छा बच्चों, आज हम फाइनली मूव कर रहे हैं टॉपिक जो हमारा चैप्टर हमने फिजिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट किया हुआ था उसके लास्ट टॉपिक की तरफ। बेटा, इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने कहा था कि हम इस पूरे चैप्टर के अंदर टोटल तीन फिनोमिनाज अंडरस्टैंड करेंगे। पहला जो हमने सबसे अंडरस्टैंड किया फिनोमिना वो था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। फिर हमने डायफ्रैक्शन पढ़ा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोलराइजेशन। बेटा, पोलराइजेशन क्या होती है या पोलराइजेशन किसको कहते हैं, इसको समझने से पहले कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक है या आज का जो लेक्चर है वो मे भी थोड़ा सा लेंथी हो लेकिन होगा बड़ा इंफॉर्मेटिव। और कुछ काफ़ी सारी नई चीज़ें ऐड होंगी। इसलिए आप पूरे लेक्चर को ज़रा फोकस से सुनिएगा। सबसे पहले बेटा सोचें कि एक वेव होती क्या है। वेव को चैप्टर नंबर 8 में हमने डिफाइन किया था, एनी डिस्टरबेंस इन द मीडियम। हमने वेव्स का कहा था कि दो मेन टाइप्स हैं। एक थी मैकेनिकल वेव और दूसरी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे बेटा मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जिनको प्रोपेगेट करने के लिए, जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, उनको कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। जैसे ये आपके सामने एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट कर रहे हैं हम, और इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हुए वेव्स प्रोपेगेट कर रही हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। यानी इन वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए चाहिए मीडियम, और वो मीडियम यहाँ पर कौन सा है? वो मीडियम है स्ट्रिंग। ये ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स हैं। दूसरी जो है बेटा वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं। क्या फर्क था इनमें? मैकेनिकल वेव्स की जो दो टाइप्स हैं, एक ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। दोनों को मीडियम चाहिए होता है। जो ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स हैं इनमें वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स होती है वो पैरेलल टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव होती है। जबकि बेटा दूसरी टाइप की जो वेव्स थी वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो बेटा लाइट चूंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यहाँ पर मैं परसू करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको नाम में ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दो वर्ड्स हैं, एक इलेक्ट्रो और दूसरा मैग्नेटिक। बेटा इलेक्ट्रो का वर्ड जो है वो रेफर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और मैग्नेटिक का वर्ड रेफर करता है मैग्नेटिक फील्ड को। इनका आइडिया आपको थोड़ा सा है फर्स्ट ईयर के अंदर तो ज़्यादा नहीं है, 10th क्लास के अंदर जो है ना वो डिटेल के साथ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी सीखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी सीखा हुआ है। ज़्यादा डिटेल जो है आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वो सेकेंड ईयर के अंदर जाकर पढ़ेंगे। तो मैं थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। क्यों रिकॉल कर रहा हूँ? बिकॉज हम पढ़ रहे हैं लाइट, और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक ऐसी वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसलिए पोलराइजेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक अच्छा कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। तो सबसे पहले आते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? आप खुद जरा सोचें। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज प्रोड्यूस करता है एट रेस्ट। यानी जब कोई चार्ज रेस्ट पर होता है तो उसके अराउंड बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है, उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, जबकि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होती है। तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब कोई चार्ज रेस्ट पर होगा तो वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बट बच्चों अगर वही चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दे तो वो, ये रेड वाला जो है आप समझें कि एक चार्ज है।
रेड वाला जो है वो चार्ज है, और जब ये चार्ज मूव करता है तो ये ग्रीन वाली अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई के साथ डिनोट करते हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड को बी के साथ डिनोट करते हैं। तो ये बी यही शो कर रहा है कि इस चार्ज, ये जो क्यू चार्ज है, ये ग्रीन वाली अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, जब ये चार्ज वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है। तो दो बातें बेटा मैंने आपको बताई। चार्ज जब रेस्ट पे होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जब चार्ज मूव कर रहा होगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी, तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस करेगा। और बेटा जब कोई चार्ज ओसिलेट कर रहा होता है, ओसिलेट करना यानी वाइब्रेट करना, टू एंड फ्रो मूव करना, जब कोई चार्ज ओसिलेट कर रहा होता है तो वो दोनों फील्ड्स प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। और उन दोनों के कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ये छोटी सी एनिमेशन ऐड की है मैंने, जिसमें आपको ये नजर आ रहा है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा ये एनिमेशन देखें आप लोग। बेटा इस एनिमेशन में आपको क्या नजर आ रहा है कि ये एक चार्ज है जो कि ओसिलेट कर रहा है, और इसके ओसिलेट करने के साथ ये जो रेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी ओसिलेट कर रही है, अप एंड डाउन मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओसिलेट कर रही है। बेटा जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। जरा एनिमेशन दोबारा देखें, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ओसिलेट कर रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ओसिलेट करने से ब्लू वाली साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी ओसिलेट कर रही है। ये बेटा वही एनिमेशन है। आप देखें कि रेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से ओसिलेट कर रही है वाई एक्सिस के अंदर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ओसिलेट करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसर्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और इस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड ओसिलेट कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग वाई एक्सिस सॉरी। मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट कर रही है अलोंग जी एक्सिस। आपको बेटा क्लियरली नजर आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओसिलेट कर रही है वर्टिकल एक्सिस में, जबकि मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है जी एक्सिस, कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये तीनों चीजें हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। तो लाइट इस तरह की वेव होती है, दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो दोनों कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है ब्लू और रेड का, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। जो लाइट होती है वो इसी तरह की एक वेव होती है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बेटा जो जितने भी हमारे पास लाइट के सोर्सेज हैं, जैसे सन एक लाइट का सोर्स है, ये जो इनकैंडेसेंट बल्ब है ये भी एक लाइट का सोर्स है, कैंडल है, फ्लोरिसेंट बल्ब है, दीज आर सोर्सेज ऑफ लाइट। तो जितने भी सोर्सेज ऑफ लाइट हैं उन सब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर ऑसिलेट कर रही होती है। जैसे ये सामने आपको डायरेक्शंस नजर आ रही हैं, दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, एक्स में भी ओसिलेट कर रही है, वाई में भी ओसिलेट कर रही है, इस डायरेक्शन में भी ओसिलेट कर रही है, इस डायरेक्शन में भी ओसिलेट कर रही है। तो जितने भी सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन के अंदर ओसिलेट कर रही होती है। तो बेटा जिन जो जिन लाइट के सोर्सेज में इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर ओसिलेट कर रही हो, वो जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं उस लाइट को कहा जाता है अनपोलराइज्ड लाइट। मैंने डेफिनेशन भी लिखी है। अनपोलराइज्ड लाइट एक ऐसी लाइट होती है इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ओसिलेट्स इन एवरी डायरेक्शन। तो ये एक बल्ब है, सन की भी एग्जांपल इसी तरह से है, मैं ऊपर एग्जांपल दे के आ रहा हूँ। तो इनमें से जो लाइट निकलती है उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट कर रही होती है। ये समझें कि ये
इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन के अंदर ऑसिलेट कर रही है, और ये पूरी की पूरी वेव इस डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है, ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर को ट्रेवल कर रही है। तो दिस इज एन अनपोलराइज्ड लाइट। हम पोलराइजेशन पढ़ने वाले हैं ना, तो पोलराइजेशन के अंदर दो तरह की लाइट्स हम पढ़ेंगे, एक अनपोलराइज्ड लाइट और एक पोलराइज्ड लाइट। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनपोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में मैंने बता दिया कि अनपोलराइज्ड लाइट वो होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट कर रही हो। बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट कर रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी हर डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट कर रही होगी, क्योंकि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो हर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगी, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जैसे ऊपर वाली एनिमेशन में अगर आपको याद हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड जी में ऑसिलेट कर रही होगी। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में ऑसिलेट कर रही होती, तो वो अपने साथ अपने परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड को भी ऑसिलेट करवा, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो कंफर्म है कि वो अपने साथ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगी। तो आम जो बल्ब हैं, जो कॉमन लाइट के सोर्सेज हैं, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉसिबल एंगल पर हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट कर रही होगी। अब बेटा पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? पोलराइज्ड लाइट एक ऐसी लाइट को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ओसिलेशन की एक ही डायरेक्शन हो। अनपोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड की ओसिलेशन की हर डायरेक्शन होती है। जैसे ये जहां पर मेरा लेजर पॉइंटर है, ये आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज एन अनपोलराइज्ड लाइट। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर हर डायरेक्शन के अंदर ऑसिलेट कर रही है, लेकिन इस पोलराइजर से गुजरने के बाद जो लाइट है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर ऑसिलेट कर रही है, सिर्फ वाई एक्सिस के अंदर। तो इसको वर्टिकल पोलराइजर कहते हैं। दिस इज पोलराइज्ड लाइट। बेटा क्या डेफिनेशन है पोलराइज्ड लाइट की? ऐसी लाइट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर ऑसिलेट कर रही हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बेटा देखें, ये जो लाइट है ये अनपोलराइज्ड लाइट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट कर रही है, लेकिन इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट से गुजरने के बाद जो लाइट है वो हर डायरेक्शन के अंदर ऑसिलेट नहीं कर रही, बल्कि एक ही डायरेक्शन के अंदर ऑसिलेट कर रही है। तो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, ये वाली अनपोलराइज्ड लाइट है। जबकि ये वाली जो लाइट है दिस इज पोलराइज्ड लाइट। अब देखना ये है कि ये जो छोटा सा हमने पोलराइजर लगाया हुआ है, इसने ऐसा क्या जादू कर दिया कि अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो पोलराइज में कन्वर्ट हो गई। तो अब देखते हैं ये पोलराइजर क्या होता है। तो पोलराइजर को बेटा पोलराइड भी कहते हैं। हमारी बुक के अंदर इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया, डाइकोरिक सब्सटेंस। यानी ये जो पोलराइजर या पोलराइड होता है ये डाइकोरिक सब्सटेंस का बना होता है। डाइकोरिक सब्सटेंसेस बेटा इस तरह के होते हैं जिनमें एटम्स का जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स वो इस तरह से एक लाइन के अंदर अरेंज्ड होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों होता क्या है कि ये जो पोलराइजर्स होते हैं, ये जो मटेरियल्स होते हैं, ये जो डाइकोरिक सब्सटेंसेस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाला जो दो कंपोनेंट्स देखें, अब एक वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं ना, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये वाला जो डाइकोरिक सब्सटेंस है ये उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एक कंपोनेंट को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिस डायरेक्शन के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये पोलराइजर क्या करेगा, लाइट के उस कंपोनेंट को अब्जॉर्ब कर लेगा और दूसरे कंपोनेंट को आगे गुजरने देगा। ट्रांसमिशन एक्सिस का मतलब क्या है कि ये जो पोलराइजर है, ये जो डाइकोरिक सब्सटेंस है, ये क्या करेगा, इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से लाइंस के अंदर अरेंज्ड हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये लाइट के इस कंपोनेंट को अब्जॉर्ब कर लेंगे, और इन लाइंस के जो परपेंडिकुलर वाला लाइट का कंपोनेंट होगा उसको आगे गुजरने देंगे। जिसकी वजह से होता क्या है कि ये पोलराइजर है, इसके मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज्ड हैं, ऐसे हॉरिजेंटली अरेंज्ड हैं, हॉरिजेंटली। तो ये जो लाइट आ रही है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो पोलराइजर के मैं आपको इस तरह से देखें, इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स इस तरह से लाइंस के अंदर अरेंज्ड हैं।
हॉरिजेंटल लाइंस के अंदर, जिसकी वजह से ये जो लाइट है इसके भी तो दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट जैसे इसकी एग्जांपल लें तो इसका एक कंपोनेंट ये वाला है और एक कंपोनेंट ये वर्टिकल वाला है ऐसे। सिमिलरली बेटा ये वाला जो कंपोनेंट आपको ये नजर आ रहा है, ये वाला कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट ये वाला है वर्टिकल कंपोनेंट और एक कंपोनेंट है हॉरिजेंटल वाला। सिमिलरली अगर आप ये वाला कंपोनेंट देखें तो इसके भी एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और एक ये वाला कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है और एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। सिमिलरली बेटा अगर आप ये वाला कंपोनेंट देखें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है। तो इस वेक्टर का एक ये वर्टिकल कंपोनेंट है और एक ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि ये जो जितनी भी लाइट ये वाली है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वाइब्रेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो कंपोनेंट्स हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक ये वाला हॉरिजेंटल कंपोनेंट। सिमिलरली इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक ये वाला हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो होगा क्या बच्चों, जब ये लाइट इस पोलराइजर से गुजरेगी तो इस पोलराइजर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज्ड हैं, उनकी लाइंस इस तरह से बनी हुई हैं। तो क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोलराइजर से गुजरेगी तो ये पोलराइजर क्या करेगा, इस पोलराइजर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हॉरिजेंटल वाले कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, उनको अब्जॉर्ब कर लेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट्स को आगे गुजरने देंगे। जिसकी वजह से चूंकि सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स आगे गुजर रहे हैं तो पोलराइजर से गुजरने के बाद सिर्फ एक ही कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का रह जाता है और वो है वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब चूंकि एक ही पॉसिबल ओसिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो हम कहते हैं ये लाइट हो चुकी है पोलराइज। दोबारा से बेटा पोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है, ऐसी लाइट जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी एक ही पॉसिबल वाइब्रेशन हो, चाहे हॉरिजेंटल हो चाहे वर्टिकल हो या कोई भी और हो लेकिन एक हो। इसके अंदर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की मल्टीपल ओसिलेशंस की डायरेक्शन है, बट अगर आप यहाँ पर फोकस करें इस जगह पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर ओसिलेट कर रही है और वो है वर्टिकल। तो दिस लाइट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। समझ आ गया बेटा कि ये पोलराइड जो होता है, ये जो पोलराइजर है, ये जो डाइकोरिक सब्सटेंस है, ये किस तरह से लाइट को अब्जॉर्ब करता है। इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होते हैं तो जिस लाइन के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के उन कंपोनेंट्स को अब्जॉर्ब कर लेंगे, बाकी कंपोनेंट्स को दूसरे कंपोनेंट को आगे गुजरने देंगे। तो अब आते हैं बेटा पोलराइजेशन के ऊपर। तो पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन एक फिनोमिना है जिसके अंदर हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो आपको ये दो डायग्राम्स हैं, दो बल्कि चार डायग्राम्स हैं। देखें ये जो लाइट है, ये जो लाइट आपको जहां पर मेरा लेजर पॉइंटर है, ये जो लाइट है दिस लाइट इज अनपोलराइज्ड बिकॉज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मल्टीपल ओसिलेशंस हैं, मल्टीपल डायरेक्शन के अंदर ओसिलेट कर रही है इस लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि हमने पोलराइजर को इस तरह से प्लेस करवाया हुआ है। पोलराइजर को इस तरह से प्लेस करवाने का मतलब है कि ये वाली अनपोलराइज्ड लाइट, ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है जब इधर से गुजरेगी, इस पोलराइड से गुजरेगी, तो ये वाला पोलराइजर हॉरिजेंटल कंपोनेंट को अब्जॉर्ब कर लेगा और वर्टिकल कंपोनेंट्स को यहां से आगे जाने देगा। तो ये जो लाइट है ये वर्टिकली पोलराइज हो चुकी है। इसकी जो प्रैक्टिकली अब्जॉर्ब मतलब एक एनिमेशन है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ये देखें बेटा इस साइड के ऊपर लाइट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी हर डायरेक्शन के अंदर ऑसिलेशन है इस साइड के ऊपर। और बेटा इस पोलराइजर से गुजरने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर ऑसिलेट कर रही है। सिमिलरली अगर आप इस फिगर पर आ जाएं, इस वाली फिगर पर जरा आए, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है जहां पर लेजर पॉइंटर है, ये अनपोलराइज्ड है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की हर पॉसिबल ऑसिलेशन है। जबकि अब हमने उसी पोलराइड की डायरेक्शन को, ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया, उसकी जब डायरेक्शन को हमने थोड़ा सा इसको रोटेट किया तो हमने उसको ऐसे वर्टिकली प्लेस करवा दिया। अब होगा क्या कि इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं इस पोलराइजर के, जो एटम्स हैं वो अब इस तरह से हो गए हैं, पहले इसके एटम्स इस तरह से थे,
अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके एटम्स इस तरह से थे, ऐसे हॉरिजेंटली अरेंज थे। बट जब हमने इसको थोड़ा सा रोटेट करवाया तो इस फिगर के अंदर देखो, इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स अब कुछ इस तरह से अरेंज हो गए हैं। क्या मतलब है इस बात का? कि ये जो लाइट है, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, हर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। तो ये लाइट जब इस पोलराइजर से गुजरेगी तो इसके एटम्स इस तरह से अरेंज है वर्टिकली। अब क्या होगा, सोचें बेटा क्या होगा, कि अब ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो इस लाइट के वर्टिकल कंपोनेंट्स को अब्सॉर्ब कर लेंगे और हॉरिजेंटल कंपोनेंट को आगे गुजरने देंगे, जिसकी वजह से देखें हॉरिजेंटल कंपोनेंट आगे गुजर गया है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इससे गुजरने के बाद जो लाइट है वो हॉरिजेंटली पोलराइज हो चुकी है। और यहाँ पर आपको इस साइड पर आपको एनिमेशन नजर आ रही है कि अनपोलराइज लाइट है, जब हमने डायरेक्शन चेंज की उस पोलराइजर की तो उसने हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स को आगे जाने दिया और बाकी सबको क्या कर लिया, वर्टिकल कंपोनेंट को अब्सॉर्ब कर लिया, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन लाइट कहेंगे। तो ये वाला जो मेथड हम बेटा यूज कर रहे हैं, ये मेथड कहलाता है सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन मेथड। सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन मेथड क्या है, कि ये पोलराइजर प्लेस करवाया हुआ है हमने, डाइकोरिक सब्सटेंस है ये, इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स देखें किस तरह से अरेंज्ड हैं। तो ये अब पहले हम इसको वर्टिकली प्लेस करवाते हैं। वर्टिकली प्लेस करवाने का मतलब है कि इसमें से सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट आगे गुजर रहा है, जबकि हम इसकी जब डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वही पोलराइजर, उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन चेंज हो गई। ओरिएंटेशन के चेंज होने से वो जो पोलराइजर है वो अब बाकी वर्टिकल कंपोनेंट को अब करता है, वर्टिकल को जाने देता है, दूसरी ओरिएंटेशन के अंदर वर्टिकल को अब्सॉर्ब करता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे पास होने देता है। तो दिस लाइट इज पोलराइज्ड लाइट। ये पोलराइज है और ये अनपोलराइज है, क्योंकि इसमें देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की मल्टीपल डायरेक्शंस है। रेड रेड वाली भी आपको नजर आ रही है, येलो वाली भी नजर आ रही है, ब्लू वाली भी नजर आ रही है, और एक ये जो वायलेट सा कलर है ये भी आपको नजर आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मल्टीपल डायरेक्शंस हैं इस केस के अंदर। तो दिस लाइट इज अनपोलराइज्ड लाइट, जबकि इस पोलराइजर से गुजरने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉसिबल डायरेक्शन है। तो दिस लाइट इज पोलराइज्ड लाइट। और ये जो फिनोमिना है अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज में कन्वर्ट करने का, इस फिनोमिना को कहते हैं पोलराइजेशन। अब बेटा डिटेक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि लाइट जो है हमारी वो पोलराइज हो चुकी है। तो ये बेटा देखें यहाँ इस साइड के ऊपर अनपोलराइज्ड लाइट है ये वाली, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की हर पॉसिबल डायरेक्शन है। सामने हमने एक पोलराइजर रखा, पोलराइजर रखा इसने, अब देखें इसके एटम्स वर्टिकली अरेंज्ड हैं। तो इसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो क्या होगा, ये अनपोलराइज्ड लाइट जब गुजरेगी इस पोलराइजर में से तो ये वर्टिकल कंपोनेंट्स को अब्सॉर्ब कर लेगा और हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स को आगे गुजरने देगा। तो यहां से ये पोलराइज्ड लाइट गुजर रही है। अब बेटा हमने दूसरा जो पोलराइजर है वो प्लेस करवाया, दूसरा पोलराइजर इसके 90 डिग्री प्लेस करवाया, 90 डिग्री हमने 90 डिग्री पर प्लेस करवाया, यानी कि ये वर्टिकली प्लेस्ड है और ये हॉरिजेंटली प्लेस्ड है। अब बेटा इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स देखें हॉरिजेंटली अरेंज्ड हो गए हैं। तो अब ये यहाँ से हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं। तो क्या होगा कि ये वाला जो पोलराइजर होगा वो इस लाइट को भी अब्सॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से इस साइड पर हमें कोई लाइट देखने को नहीं मिलेगी। इट मीन्स दैट, ये क्या चीज साबित करता है, ये चीज साबित करता है कि इस वाले पोलराइजर ने इस लाइट को पोलराइज कर दिया है। ये अनपोलराइज थी और इस साइड पर इससे गुजरने के बाद लाइट क्या हो चुकी है, पोलराइज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई लाइट देखने को नहीं मिल रही। अब बेटा एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें कि इस साइड पर जो लाइट की इंटेंसिटी है वो अगर आई नॉट है, तो इस पोलराइजर से गुजरने के बाद इधर जो लाइट पहुंचेगी, यानी ये जो लाइट जा रही है, इसकी इंटेंसिटी पहले से हाफ हो जाएगी। अब आप बेटा सोच के बता सकते हैं कि पहले से हाफ क्यों हो जाएगी? हाफ होने का मतलब है इंटेंसिटी को, पोलराइजर ने इंटेंसिटी को रिड्यूस कर दिया है। कितना? 50%, रिड्यूस्ड 50%। अब जरा सोच के बताएं बेटा क्यों हाफ क्यों हुई है इंटेंसिटी? हाफ बेटा इसलिए हुई है बिकॉज इस साइड पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के थे दो कंपोनेंट्स, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। जबकि इस पोलराइजर से जब लाइट पास करी तो पास करने के बाद एक कंपोनेंट तो अब्सॉर्ब कर लिया इसने, एक कंपोनेंट आगे गुजर रहा। तो एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट अब्सॉर्ब किया ना,
तो हाफ लाइट आगे गई है ना, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और जब ये हाफ इंटेंसिटी इसमें से गुजरेगी, तो ये उस हाफ को भी अब्जॉर्ब कर लेगा। यानी इस साइड के पर हमें लाइट नहीं मिलेगी, लाइट की इंटेंसिटी इस साइड पर क्या हो जाएगी, जीरो। समझ आई बेटा? ये नहीं कहना कि एक पोलराइजर से गुजरने के बाद हाफ हुई है, तो अगले पोलराइजर से गुजरने के बाद उस हाफ का भी हाफ हो जाएगी, यानी I0/4 हो जाएगी। नो, एक एक कंपोनेंट को, लाइट के एक कंपोनेंट को एक पोलराइजर ने अब्जॉर्ब किया और दूसरे कंपोनेंट को दूसरे ने अब्जॉर्ब कर लिया, जिससे अगर वो 90 डिग्री पर प्लेस करवाए जाएं, ये भी शर्त है कि 90 डिग्री पर प्लेस करवाए जाएं, फिर ही वो अब्जॉर्ब करेगा दूसरे कंपोनेंट को। तो एक कंपोनेंट को एक पोलराइजर ने अब्जॉर्ब कर लिया, दूसरे कंपोनेंट को दूसरे पोलराइजर ने अब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से इस साइड पर हमें कोई लाइट नहीं मिलेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट ये कंफर्म करता है कि लाइट पोलराइज हो चुकी है। ठीक है बच्चों? अब बेटा, यही इंटेंसिटी वाले एक्सपेरिमेंट से आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आपको इन दोनों फिगर्स के अंदर कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? देखें, ये एक पिक्चर है, बड़ी प्यारी सी माउंटेन की पिक्चर है। इसके सामने हमने ये पोलराइजर प्लेस करवाया हुआ है, ये एक पोलराइज शीट है वो प्लेस करवाई हुई है, जिससे आपको देखें, अगर आप यहां से देखें तो आपको लाइट की इंटेंसिटी काफी ज्यादा नजर आ रही है, जबकि अगर आप यहां से देखें तो आपको बिल्कुल एक मध्यम सी लाइट नजर आ रही है। और इस वाली पिक्चर के अंदर मैंने इस तरह के दो पोलराइजर प्लेस करवाए हैं, एक पोलराइजर वर्टिकली प्लेस्ड है और दूसरा पोलराइजर हॉरिजेंटली प्लेस्ड है। तो आपको माउंटेन बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? सारी की सारी लाइट तो अब्जॉर्ब कर चुके हैं। हाफ लाइट जो है वो एक पोलराइजर ने अब्जॉर्ब की, और हाफ लाइट जो है वो दूसरे पोलराइजर ने अब्जॉर्ब कर ली। जब लाइट ही हमारी आंखों तक नहीं आ रही, तो हमें माउंटेन नजर कैसे आएगा? इस तरह की बहुत सारी एनिमेशंस आपने देखी होंगी। अब बेटा, ये मैंने तीसरा पोलराइजर इंट्रोड्यूस करवाया। ये जो तीसरा पोलराइजर इंट्रोड्यूस करवाया है, ये उन दोनों के बिटवीन करवाया है, उन दोनों के दरमियान में। तो एक पोलराइजर ये है जो कि वर्टिकली, जो कि हॉरिजेंटली प्लेस्ड है, दूसरा पोलराइजर वर्टिकली, और जो तीसरा पोलराइजर है वो एट सम एंगल है और उन दोनों के दरमियान में है। इससे हमें अब दोबारा पहाड़ नजर आना शुरू हो गया है। बेटा क्या वजह है, सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक लम्हे के लिए वीडियो को पॉज करके सोचें जरा, ऐसा क्यों हो रहा है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी, तो बेटा उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। ये जो पिक्चर आपको नजर आई पिछली डायग्राम के अंदर, कि ये तीसरा पोलराइजर जब दरमियान में प्लेस करवाया तो हमें पहाड़ क्यों नजर आ रहे हैं। तो देखो बेटा, ये अनपोलराइज्ड लाइट थी, ये हमने वर्टिकल पोलराइजर प्लेस करवाया, जिसने वर्टिकल कंपोनेंट्स को अब्जॉर्ब कर लिया। हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है वो लाइट का आगे पास कर रहा है। फिर तीसरा जो है, ये वाला पोलराइजर, ये हमने एक सम एंगल पर प्लेस करवाया है, परपेंडिकुलर नहीं है। नोट कर रहे हैं बेटा, ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये दूसरा पोलराइजर प्लेस करवाया, दूसरा पोलराइजर इन दोनों के दरमियान में प्लेस करवाया था। अब इससे हुआ क्या बेटा? देखें, ये वेक्टर है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है। अगर आप देखो तो ये एट सम एंगल प्लेस्ड है, तो इसका जो कंपोनेंट, तवज्जो से मेरी बात सुननी है यहाँ पे, इसका जो कंपोनेंट इस पोलराइजर के परपेंडिकुलर होगा वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। वो वाला क्या हो जाएगा? अब्जॉर्ब। जबकि दूसरा जो परपेंडिकुलर नहीं है वो आगे गुजर जाएगा। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड का या इस लाइट का, आप कह सकते हैं, इसका जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो इस पोलराइजर ने क्या कर लिया है? अब्जॉर्ब। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो इसने क्या कर दिया? वो आगे पास करवा दिया। ठीक है बेटा? तो इस पोलराइजर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखें, अगर मैं इसको कंपोनेंट्स में स्प्लिट करूं तो इसके ये दो कंपोनेंट्स होंगे ना, एक कंपोनेंट ये वाला और दूसरा कंपोनेंट इस तरह वाला, जो ऐसे वाला। तो इसके एटम्स तो इस तरह से इस पोजीशन के अंदर प्लेस्ड है ना, तो इस लाइट के जो कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है इस पोलराइजर के, वो ब्लॉक हो गया है। जबकि दो दूसरा पैरेलल वाला कंपोनेंट है इसके, वो क्या हो चुका है? वो आगे पास कर चुका है। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आगे पास कर गया, और जो इन एटम्स के पैरेलल वाला कंपोनेंट था वो यहां पर क्या हो गया है? वो ब्लॉक हो गया।
अब बेटा ये वाला जो होगा बेटा, इसने तो अपने परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को ब्लॉक करना है ना, यानी ये अब आगे पास कर रहे हैं, ये वाला कंपोनेंट। तो ये वाला जो पोलराइजर हमने प्लेस करवाया हुआ है, इसने तो इसके इस वाले कंपोनेंट को अब्जॉर्ब करना है और इस वाले कंपोनेंट को आगे गुजरने देना है। अगर आप मैं इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ये तो ये कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट वो इसके पैरेलल है। तो ये वाला कंपोनेंट, ये पोलराइजर क्या करेगा, अब्जॉर्ब, जबकि ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो आगे गुजर जाएगा, जिससे ये आगे गुजर रहा है। इतनी लाइट हमारी आगे पास कर रही है। जब ये लाइट आगे पास कर रही है, जिसकी वजह से यहां पर आप देखो तो आपको वो माउंटेन नजर आ रहा है। उम्मीद है बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखें जी। अब ये हमें आम आंख से लाइट नजर आ रही है और ये हमें पिक्चर नजर आ रही है एक पोलराइजर से। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये वाली पिक्चर में यहाँ में और यहाँ में क्या फर्क है। बेटा यहाँ से लाइट आपको थोड़ी डिम डिम नजर आ रही है, एक अच्छा मतलब ज्यादा लाइट आंखों के अंदर नहीं पड़ रही। तो ये बेटा पोलराइजर का इस्तेमाल है। अब इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, खास तौर पे अगर रात के वक्त आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो उस वक्त सामने से हेडलाइट्स ऑन होती हैं और हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं वो भी माशाल्लाह से इतने पढ़े लिखे हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स लगवाई हुई हैं कि आंखों के अंदर इतनी रोशनी जाती है कि ड्राइवर को कुछ नजर नहीं आ रहा होता। तो आप देखें, अगर आप पोलराइज्ड ग्लास यूज कर रहे हैं, यानी आपके ग्लासेस जो आपने लगाए हैं वो पोलराइज्ड हैं, तो उससे जो ग्लेयर है, जो रोशनी की शिद्दत आंखों में पड़ रही है, वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इंटेंसिटी पोलराइजर से गुजरने के बाद लाइट की इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। तो लाइट की इंटेंसिटी अगर कम हो जाएगी तो आंखों के अंदर ज्यादा लाइट नहीं पड़ेगी। और जबकि आप इस साइड पर अगर फोकस करें इधर, तो ये अनपोलराइज्ड ग्लास है। जब लाइट इधर से आ रही है तो रोशनी की शिद्दत काफी ज्यादा है, आंखों में काफी ज्यादा लाइट पड़ रही है। अब बेटा टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों से कि व्हाट काइंड ऑफ वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, यानी कौन सी तरह की वेव्स हैं जो पोलराइज की जा सकती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो सोचें बेटा। इसका आंसर बेटा ये है कि सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव को नहीं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो वाइब्रेशन होती है वो तो पैरेलल होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के। ट्रांसवर्स वेव में जो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स होती है वो परपेंडिकुलर होती है। आपको ये रोप की एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश की है कि देखें, रोप एक ट्रांसवर्स वेव होती है ना, रोप के अंदर, रस्सी के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ये समझ लें पोलराइजर है, एक छोटा सा स्लिट है। तो ये जो ट्रांसवर्स वेव है वो अगर हम स्लिट को इस तरह से रखेंगे तो इसमें से पास कर जाएगी। लेकिन अगर मैं पोलराइजर की, यानी ये जो सामने आप हमने एक स्लिट रखा हुआ है, इसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर दूं, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं, इसको 90 डिग्री रोटेट कर दें, मैंने 90 डिग्री इसको रोटेट करके इस पोजीशन के अंदर लाया। जब मैं इस पोजीशन के अंदर लाया तो अब यहाँ से जो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो रही है रस्सी के अंदर, क्या वो आगे पास कर पाएगी? डेफिनेटली नहीं पास कर पाएगी। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो हमारी वेव है वो पोलराइज हो चुकी है। तो बेटा सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स को हम पोलराइज कर सकते हैं। फिर बेटा क्वेश्चन है कि क्या साउंड वेव्स को भी पोलराइज किया जा सकता है। सोचें जरा, क्या साउंड वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है? आप यूं इमेजिन करें कि अगर यहाँ पर साउंड वेव्स हैं, अब साउंड वेव्स आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसी होती हैं? जिसमें वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इस तरह से हो, वेव भी इधर प्रोपेगेट करे और वाइब्रेशन भी इसी तरह की हो। तो अब ये जो स्लिट है, इसमें से वाइब्रेशन तो इसी के लॉन्ग है ना, चाहे ऐसे आप स्लिट को ऐसे प्लेस करवाएं चाहे ऐसे प्लेस करवाएं, दोनों सूरतों में जो वाइब्रेशन है वो तो इसी तरह होनी है। तो वो स्लिट में से वेव्स वो आसानी से पास कर पाएंगी। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं किया जा सकता, बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर बिकॉज साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। फिर बेटा आते हैं बुक में छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कुछ नेचुरल तरीके भी हैं जिससे हम पोलराइजेशन करवा सकते हैं। जैसे पहला है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, रिफ्रैक्शन भी इसी के अंदर समझ आ जाएगी आप लोगों को। बेटा जब ये समझ, ये है बेटा अनपोलराइज लाइट, जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है पिक्चर के अंदर कि
इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरी पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेशन हो रही है। बेटा ये लाइट जब इंसिडेंट होती है, ये समझ लें वाटर है या कोई भी सरफेस है, जब इंसिडेंट हुई तो इसका कुछ हिस्सा आगे की तरफ रिफ्लेक्ट कर गया, पानी के अंदर चला गया, दूसरे मटेरियल के अंदर चला गया, और ये वाला हिस्सा यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया। अब बेटा लाइट का कुछ हिस्सा वो यहाँ चला गया ना, लाइट दो हिस्सों के अंदर, ये जो अनपोलराइज लाइट आ रही थी ये दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो चुकी है। तो अब जो लाइट यहाँ जाएगी वो पार्शली पोलराइज होगी, और जो लाइट यहाँ जाएगी वो भी क्या होगी, पार्शली पोलराइज। क्योंकि इस जगह पर लाइट दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो चुकी है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर गया और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर गया। तो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जरिए पोलराइजेशन होती है। अब बेटा एक छोटा सा पॉइंट है इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के लिए है जस्ट, कि अगर अगर तो रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे, बेटा ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। अगर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल 90 डिग्री हो तो जो रे रिफ्लेक्ट होगी ये पोलराइज होगी, और ये जो रे यहां गई है वो पार्शली पोलराइज होगी। मैं दोबारा से बेटा पॉइंट बोल रहा हूँ, अगर कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी दूसरे मीडियम के ऊपर इंसिडेंट की जाए, उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर जाएगा और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। दोनों जो रिफ्लेक्ट हुई है या जो रिफ्लेक्ट हुई है दोनों ही पार्शली पोलराइज होंगी। पार्शली पोलराइज का मतलब ये है कि वो टोटली 100% अनपोलराइज नहीं है और 100% पोलराइज भी नहीं है। लेकिन रिफ्लेक्टेड रे 100% पोलराइज हो सकती है। कैसे? अगर आप इंसिडेंट कुछ इस तरह से करें, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ इस तरह से करें कि रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल 90 डिग्री बने, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो पोलराइज होगी, वो 100% पोलराइज होगी, और दूसरी जो रिफ्रैक्टेड है वो पार्शियली पोलराइज होगी। तो ये बेटा पोलराइजेशन जो है ना वो अचीव की जा सकती है किसी दूसरी सरफेस से रिफ्लेक्शन करके। जैसे बेटा कई दफा वाटर के ऊपर रेज इंसिडेंट होना, ये हमारी बुक में साइड इंफॉर्मेशन में भी है कि सनलाइट जो कि अनपोलराइज होती है, जब वो वाटर पर फॉल करती है, वाटर से रिफ्लेक्ट होती है, तो वो पार्शियली पोलराइज हो जाती है। फिर दूसरा बेटा पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग क्या होता है? जब सनलाइट आती है तो सनलाइट अनपोलराइज होती है, बिकॉज सन के अंदर चार्जेस एवरी पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर ओसिलेट कर रहे हैं। तो जब चार्जेस हर डायरेक्शन के अंदर ओसिलेट कर रहे हैं तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर डायरेक्शन के अंदर होगी। जब हर डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ओसिलेट कर रही हो तो वो जो लाइट होती है वो अनपोलराइज होती है। तो सन से आने वाली लाइट अनपोलराइज है। तो रास्ते में जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, और डिफरेंट गैसेस के पार्टिकल्स, डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। तो जब लाइट, अनपोलराइज सनलाइट किसी मॉलिक्यूल के साथ टकराती है तो वो स्कैटर कर जाती है, उसका कुछ हिस्सा देखें इस तरफ चला गया, कुछ हिस्सा इधर आ गया। तो स्कैटर करने के बाद भी चूंकि डिवीजन हुई है लाइट की, लाइट दो तीन चार हिस्सों के अंदर डिवाइड हो गई है, तो वो जो लाइट होगी वो पार्शियली पोलराइज होगी। तो ये स्कैटरिंग के जरिए कैसे पोलराइजेशन अचीव की जा सकती है, ये उसका कॉन्सेप्ट था छोटा सा। बेटा जो सनलाइट हम तक आती है वो चूंकि डिफरेंट पार्टिकल से स्कैटर करके आती है तो वो पार्शियली पोलराइज होती है। बेटा डिफरेंट कैमराज के अंदर अगर आप देखें, जो अच्छे वाले कैमराज हैं उनमें स्काई जो होता है वो आपको काफी ब्लूइश दिखाई दिखाई दे रहा होता है। अगर हम आम आंख से देखें तो वो उतना ब्लूइश नहीं होता, जबकि अगर आप कैमरा की नजर से देख रहे हो, आप कोई पिक्चर देख रहे हो, तो आपको काफी ब्लू दिखाई दे रहा होता है स्काई। उसकी वजह भी यही होती है कि वो जो कैमरा है, अच्छे कैमराज डीएसएलआर कैमराज जो हैं या अच्छे फोन्स के जो कैमराज हैं, उनमें जो लेंस लगा होता है उन लेंस के अंदर पोलराइजर भी होता है। और वो पोलराइजर क्या कर रहा होता है, वो जो डिफरेंट डायरेक्शन में आने वाली लाइट है उसको पोलराइज कर देता है, पार्शियली पोलराइज कर देता है, जिससे आपको सन काफी अच्छा दिखाई दे रहा होता है। अब बेटा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिकल रोटेशन। देखने को तो ये जो पूरा टॉपिक था ये बिल्कुल छोटा सा लग रहा था, लेकिन इसके अंदर आपने देखा है काफी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब उनमें से ये एक कॉन्सेप्ट है ऑप्टिकल रोटेशन। बेटा ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है?
कि जब पोलराइज्ड लाइट, ये पोलराइज्ड लाइट है, जब ये पोलराइज्ड लाइट सर्टेन सॉल्यूशंस में से या सर्टेन क्रिस्टल्स में से गुजरती है, तो वो सॉल्यूशंस क्या करते हैं, उस पोलराइज्ड लाइट के एंगल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है बेटा, ये पोलराइज्ड लाइट है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन है। जब इस सॉल्यूशन से गुजरी तो इस सॉल्यूशन ने क्या कर दिया, इस पोलराइज्ड लाइट को थोड़ा सा रोटेट कर दिया, थोड़ा सा उसका एंगल चेंज कर दिया। ये फिनोमेना कहलाता है ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, सर्टेन सॉल्यूशंस पोलराइज्ड लाइट को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। यानी जो जो सब्सटेंसेस या जो सॉल्यूशंस या जो मटेरियल्स, जो क्रिस्टल्स पोलराइज्ड लाइट को थोड़ा सा बेंड कर दें, थोड़ा सा रोटेट कर दें, उन सब्सटेंसेस को कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। इस ये जो बॉक्स है, इस चैम्बर के अंदर कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है जिसने पोलराइज्ड लाइट को थोड़ा सा क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है, उसका एंगल थोड़ा सा यहां से और यहां से देखें चेंज कर दिया है। तो ये एग्जांपल्स हैं बेटा, क्वार्ट्स हो गया, सोडियम क्लोरेट हो गया, या जो शुगर केन का सॉल्यूशन होता है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, वो भी पोलराइज्ड लाइट को थोड़ा सा रोटेट करवा देता है। अब ऑप्टिकल रोटेशन का यूज है बड़ा इंपॉर्टेंट। बेटा ऑप्टिकल रोटेशन जो है अ, वो किसी मटेरियल के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ द, किसी सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। ये हमारे सामने एक जनरल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। ये जो ऑप्टिकल रोटेशन वाला फिनोमिना है, ये शुगर मिल्स वाले यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं बेटा, शुगर मिल्स आपको पता है चीनी बनाने के लिए होती हैं, और चीनी बनती है गन्ने से, शुगर केन से। क्या किया जाता है कि शुगर केन के का पहले वो रस निकालते हैं, जूस निकालते हैं शुगर केन का, फिर उस जूस को डिफरेंट फर्मेंटेशन के जो प्रोसेसेस हैं उनसे गुजार के उसमें से चीनी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब शुगर मिल्स वालों ने गन्ना खरीदना होता है ना, तो वो गन्ना खरीदने से पहले टेस्ट करते हैं उसका। फर्ज करें उनके पास कोई फार्मर गया कि जी मेरे पास इतना, इतने टन गन्ना है, आप खरीद लें। तो अब बेटा शुगर मिल्स वालों को तो चाहिए कि मैक्सिमम, वो गन्ना खरीदेंगे ना जिसमें से वो मैक्सिमम शुगर एक्सट्रैक्ट कर सकें। ऐसा गन्ना तो वो खरीदना पसंद नहीं करेंगे जिसके अंदर शुगर का कंटेंट बहुत थोड़ा है। तो वो क्या करते हैं, वो गन्ने का रेट इस बेस पर तय करते हैं कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। जाहिर सी बात है, आप भी कोई चीज परचेज करने जाएंगे तो आप भी इसी तरह करेंगे ना, वो चीज खरीदेंगे जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो शुगर मिल्स वालों की का जो कंसर्न है वो इस बात से है कि शुगर केन यानी जो गन्ना किसान लेकर आया है, उसके अंदर शुगर का कंटेंट कितना शामिल है। तो वो पहले क्या करते हैं, जो भी किसान उनके पास आता है उसको कहते हैं भाई अपने गन्ने का सैंपल लेकर आओ। जब गन्ने का सैंपल लाया जाता है, वो उसका जूस निकालते हैं, और उसका जूस निकालने निकालने के बाद वो इस ट्यूब के अंदर डालते हैं जहां पर आपको नजर आ रहा है शुगर सोल्यूशन। वो इस ट्यूब के अंदर डालते हैं और उसमें से पोलराइज्ड लाइट गुजारते हैं। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये पोलराइजर है। यानी यहां से जो लाइट निकलेगी वो क्या होगी, वो पोलराइज्ड होगी। फिर इस लाइट को गुजारा जाता है उस शुगर केन के सोल्यूशन से, शुगर के सोल्यूशन से। अब शुगर के सोल्यूशन से गुजरने के बाद शुगर का जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब क्या है, कि वो इस लाइट को, इस पोलराइज्ड लाइट को थोड़ा सा इस एंगल पर रोटेट कर देगा। बेटा ये जो एंगल होता है, एंगल ऑफ रोटेशन, वो डिपेंड करता है कि इस सोल्यूशन के अंदर शुगर का कंटेंट कितना है। समझ आई बच्चों। तो शुगर का कंटेंट जितना ज्यादा ये जो शुगर का सॉल्यूशन है जितना ज्यादा बेंड करेगा, इट मींस इस सॉल्यूशन के अंदर शुगर का कंटेंट, शुगर की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा है। तो वो अगर अगर तो शुगर का कंटेंट ज्यादा हो तो फिर वो शुगर मिल्स वाले वो गन्ना खरीदते हैं। अगर शुगर का कंटेंट बहुत थोड़ा होगा, शुगर का कंटेंट थोड़ा होने का मतलब है कि उनकी जो मकसद की चीज है वो थोड़ी है, तो फिर वो गन्ना नहीं खरीदेंगे। अगर खरीदेंगे तो सस्ते में खरीदेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये ऑप्टिकल रोटेशन का या पोलराइजेशन ऑफ लाइट का एक
एप्लीकेशन थी एवरीडे लाइफ से। होपफुली बेटा आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा लेंथी लेक्चर था, सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आपको समझ नहीं आई तो डिस्कशन क्लास के अंदर लाजमी मेंशन कीजिएगा। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।